बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं। यहीं पर इश्क ठहरा है। आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल कैसा लगा आपको, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम नावल, तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। जब आपने जर्मनी में बज़रिया फ़ोन मुझे अंकल सिकंदर के इंतकाल के बारे में बताया तो मुझे बेहद शौक़ पहुंचा। अगरचे आपने मुझे पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, मगर मुझे आपकी कैफियत का पूरी तरह अंदाज़ा था। मैं सोच सकता था कि इस वक्त आपको मेरी कितनी ज़रूरत होगी। सो मैंने पहली फ़्लाइट से ही पाकिस्तान आने का मुहक्किम इरादा कर लिया। और जब मैंने आपको फ़ोन पर इतला देनी चाही तो ये फ़ोन वहाब हसन ने उठाया। क्योंकि आप अच्छे अल्फाज में इसका जिक्र कर चुकी थी, इसलिए मैंने इसे अपनी आमद की इतला दी, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एयरपोर्ट से टैक्सी पर घर आते हुए मुझ पर गोलियों की बारिश कर दी गई। ड्राइवर के ज़ख्मी होने पर गाड़ी अपना तवाज़न खो बैठी और सड़क के साथ खाइयों में गिरती चली गई। मेरी खुशकिस्मती कि बेशुमार गोलियों का निशाना बनने के बाद मैं आलम मदहोशी में गाड़ी के खुले दरवाजे से बाहर लुढ़क गया। ये जगह आबादी से दूर थी, इस पर रात का वक्त। सो इन लोगों ने तमाम कार्रवाई बहुत इत्मीनान के साथ अंजाम दी। हमले के बाद उन्होंने टैक्सी का मुकम्मल जायज़ा लिया। इंतहाई मस्क शुदा हालत में एक लाश ड्राइविंग सीट पर थी और दूसरी लाश अकबी सीट पर। सो उन्होंने इत्मीनान कर लेने के बाद गाड़ी को आग लगा दी, ताकि किसी किस्म का सबूत बाकी ना रहे। ये और बात है कि मेरी ज़िंदगी बाकी थी। गाड़ी में मौजूद दूसरी लाश उस शख्स की थी जो पिछले मोड़ पर टैक्सी में सवार हुआ था। इसी दौरान एसपी फैज़ान की गाड़ी वहां से गुजरी। जाए वक़्त का जायज़ा लेते हुए इन अंधेरे में मेरी घड़ी का चमकता हुआ डायल नज़र आ गया था। मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। सो उन्होंने एक सेकंड की भी देर ना की और मुझे अपने एक दोस्त डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ मेरी मौजूदगी को मुकम्मल राज रखा गया, ताकि मेरे दुश्मन मुझ पर दोबारा हमला आवर ना हो सके। एसपी फैज़ान शिद्दत से इस बात के मुंतज़िर थे कि मैं होश में आऊं और उन्हें अपने मुतालिक कुछ बता सकूं, मगर जब एक हफ्ते बाद मुझे होश आया तो मेरा जहन एक साफ स्लेट की मानिंद था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं था। इस हादसे में सर पर चोट लगने के बायस बाद में अपनी याददाश्त खो चुका था। कई माह ज़ेर इलाज रहने के बाद मैं एसपी फैज़ान के साथ ही रहने लगा था। फैज़ान को अपने काम से जुनून की हद तक लगाव है। वो एक सच्चा और ख़राब पुलिस ऑफिसर है। इसने मुझे बताया कि वो इन दिनों एक बहुत बड़े गिरोह के पीछे लगा हुआ है, मगर अभी तक कोई सबूत इसके हाथ नहीं लग सका। इसी सिलसिले में इसने मुझसे मदद की दरख्वास्त की थी। बहुत सोच विचार के बाद एक लंबा चौड़ा मंसूबा तैयार किया गया, जो कि सरासर अरगान के जहन की इख्तराज था। वो हमेशा से इन बातों में माहिर था। इस मंसूबे की तैयारी के बाद मुझे कई माह तक थर्ड क्लास किस्म के गुंडों के साथ भेस बदल कर रहना पड़ा, ताकि मैं इनके तौर तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकूं और इन्हीं में से एक लगूं। इसके बाद वहाब हसन पर एक जाली हमला करवाया गया, जिसके बारे में फैज़ान को यकीन था कि वो माफिया के गिरोह में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस हमले में मैंने जान पर खेल कर वहाब की जान बचाई और हस्ब तवक्का मेरी इस कारकर्दगी पर इसने मुझे अपने इंतहाई निचले दर्जे के कारिंदों में शामिल कर लिया। ज़ाहिर है इसके बाद इस पर एतमाद हासिल कर लेना मेरे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं था, अगरचे इसमें बहुत वक्त लगा। बाज़ औक़ात पुलिस को चकमा देकर इसका माल भी पार करवाया और इस तमाम अरसे में एसपी फैज़ान के साथ मेरा इंतहाई खुफिया ताल्लुक़ कायम रहा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी कारकर्दगी के पेश नज़र वहाब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल मुझसे डिस्कस करने लगा। मेरा शुमार इसके चंद एक ख़ास आदमियों में होने लगा। फिर ये तवील जद्दोजहद इस वक्त अख्ताम को पहुँची, जब एक रोज़ शराब के नशे में धुत वहाब हसन के मुँह से मैंने मिज़ाब का नाम सुना। गैर इरादी तौर पर अहमद की निगाहें मिज़ाब की तरफ उठ गईं। वो बहुत सहमे हुए अंदाज में इसकी बात सुनने में पूरी तरह महू थी। निगाहों के साज़ुम पर घबरा कर पलकें झुका गई। अहमद तवील सांस लेकर अपनी नशिस्त से सर उठ खड़ा हुआ था। ये चंद लम्हों की सरसराती हुई खामोशी मिज़ाब को बुरी तरह खल रही थी। ये नाम किसी चाबुक की तरह मेरे शऊर के पर्दे पर लगा था। मैं बुरी तरह चौंक गया था, मगर समझ नहीं पाया कि इस नाम में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो मुझे बेचैन कर गई है। मैं एक बार फिर अपनी पूरी हिस्सियात के साथ वहाब की तरफ मुतवज्जा हो गया था, मगर वो एक बार फिर शराब चाहने में मसरूफ़ हो गया था। मैं इस नाम में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता था।
मगर इनाम एक कीड़े की सूरत मेरे दिमाग में कुल बुलाने लगा था। सो मैंने वहाब से पूछे बगैर नहीं रह सका, सर ये मिज़ाब कौन है? वो होश में होता तो शायद इसे मेरी गुस्ताखी समझता, मगर इस वक्त बहुत लहक लहक कर वो मुझे मिज़ाब के बारे में बताने लगा। मिज़ाब सिकंदर फसीहा ये 3 नाम एक तकून बनकर मेरे सामने आए थे, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ते दौड़ते मैं कांपने लगा था। ये कौन लोग हैं? मेरा इनसे क्या ताल्लुक़ है? मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया था, मगर ये भी जान गया था कि मेरा माजी किसी न किसी तरह इन नामों से वाबस्ता है। मैं इन्हीं सोचों में गलताओं पेचा था जब वहाब हसन ने अपना गिलास दीवार पर दे मारा। एक छनाके से इसकी किस्तियाँ ज़मीन पर बिखर गई थी, और ऐसा ही एक छनाका मेरे दिमाग में भी हुआ था। जहन पर जमी बर्फ़ यकलख्त चटक गई थी। अहमद, हाँ अहमद नामी शख्स को वहाब जी भर कर गालियों से नवाज रहा था। वो बदबख्त कहती थी मिज़ाब अहमद की अमानत है। जहन्नुम रसीद कर दिया मैंने इस कमीने को। लाश तक सड़ गई इस नामुराद की। हाँ, इसका रौनक भरा मकरूर लहजा मुझे अंदर तक सुलगा गया था। बस चंद लम्हे लगे थे मुझे काशान से अहमद तक वापसी के सफ़र में, और इस वक्त मुझे लगा था मेरी रगों में खून के बजाय आग गर्दिश करने लगी है। कोई गर्म सियाल मादा मेरे पूरे वजूद को भस्म करते हुए मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि मैं इस शख्स का गला अपने हाथों से दबा दूं। मगर खुदा का शुक्र है मेरी अकल मेरे जज्बात पर हावी हो गई, वरना शायद लम्हों में बना बनाया खेल बिगड़ जाता। मेरे लिए मज़ीद इस खेल को जारी रखना मुमकिन ना था। सो मैं एसपी की तमाम शराइ से नाराफ़ करते हुए वहाब हसन को अपने साथ लेकर इसके घर पहुंच गया। ये पहली मर्तबा ना हुआ था। इससे पहले भी मैं अक्सर इसे नशे की हालत में इसके बेडरूम तक छोड़ने जाया करता था। मगर इस रोज़ मैं फौरी तौर पर इसके बेडरूम से वापस नहीं आया था। पूरे कमरे की तलाशी के बाद मैं इसका खुफिया सेफ तलाश करने में कामयाब हो गया, और फिर वो तमाम कागजात इस सेफ से निकाल कर मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो चुके थे। अगरचे मेरी इस फौरी रद्द अमल पर मुझे एसपी फैज़ान की बड़ी झाड़ और अरकान की खफगी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो कागजात या सबूत वहाब हसन की गिरफ्तारी के लिए नाकाफ़ी भी हो सकते थे। मगर वहाब हसन की बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा नहीं हुआ, और जब एसपी फैज़ान गिरफ्तारी के वारंट लिए वहाब हसन के सर पर पहुंचा तो उस वक्त वो नशे में धुत था। यूँ वो इस बुरी तरह फंसा कि कम से कम इस रुए ज़मीन पर इसके लिए कोई जाए पनाह नहीं बची। अपनी याददाश्त के बहाल होते ही मैंने जब आपकी तलाश में निकलना चाहा, तब मुझे मुसद्दा सुनाया गया कि ना सिर्फ आप लोगों का मौजूदा ठिकाना इल्म में आ चुका है, बल्कि मिज़ाब मुझे देख कर पहचान के मराहिल भी तय कर चुकी है। इसकी बात तमाम होने पर मिज़ाब ने सर उठाकर देखा। दीवार से टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे वो न जाने क्या सोच रहा था। और देखो ज़रा, मिज़ाब ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मामा के साकित वजूद में जुम्बिश हुई तो इनके लहजे में ताज्जुब था, जैसे इन्हें यकीन ना हो कि मिज़ाब इतनी बड़ी बात इनसे छुपा भी सकती है। जवाबन वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी रही। तो मामा एक गहरी सांस लेकर चारपाई पर लेट गईं। क्या कुछ हो जाता है इस छोटी सी ज़िंदगी में। ये जो कुछ अब सबके साथ हुआ, क्या हमने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? मगर ये सब हुआ क्योंकि ये होना ही था। ये मशक्क़त हम सबको झेलनी ही थी, क्योंकि ये हमारे नसीब में लिखी जा चुकी थी। मामा ने वही कहा था जो इस वक्त वो दोनों सोच रहे थे। बहुत रात हो गई है आंटी, अब आप आराम करें। अहमद ने आगे बढ़कर झुकते हुए चादर इन पर दुरुस्त की। हाँ, बहुत रातें जाग कर गुजारी हैं। आज सुकून की नींद सोऊंगी, बहुत अच्छी मीठी नींद। वरना ये ख्याल तो दिल में कांटा बनकर गड़ा रहता था कि अगर तुम हमें मिल ना पाए तो मिज़ाब की किश्ती यूं ही भंवर में डोलती रहेगी, कभी साहिल पे ना पहुंच पाएगी। इनकी ममता भरी नज़रों ने अहमद के एक एक नक्श को बहुत मोहब्बत से छुआ था। किश्ती तो शायद ताउम्र भंवर में डोलती रहेगी मामा, साहिल को तरसती रहेगी। मिज़ाब ने खामोश नज़रों से अहमद का जायज़ा लिया, जिसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई साया सा गुजरा था। पंखे की रफ्तार तेज़ करके बाहर जाते हुए अहमद ने इशारतन इसे अपने साथ आने को कहा था। वो चलना में शशोपंज में पड़ने के बाद उंगलियां चटकाते हुए बाहर निकली तो अहमद सहन में बांध की खरी चरपाई पर सर झुकाए बैठा था। कदमों की आहट पर इसने सर उठाकर मिज़ाब की सुर्ख मतूरम आँखों का बगौर जायज़ा लिया। आज की सारी रात बातों और आँखों में कटी थी।
और इस वक्त इसके गालों को नरमी से छूते बाद नसीम के सबक खराम झोंके इस बात का संदेशा दे रहे थे कि उजाला कुछ ज़्यादा दूर नहीं। बैठ जाओ मिसाब, इसके कहने पर चरपाई के किनारे पर टिक सी गई। अहमद ने तवील सांस लेकर आंगन में फैली मोती और बेले की खुशबू अपने अंदर उतारते हुए अपनी नज़रें इसके उतरे उतरे चेहरे पर टिकाईं तो वो ख्वामखा ही नज़रें चुरा कर हाथ की लकीरों में उलझने लगी। कैसी अजीब बात थी ये तन्हाई, ये खामोशी, ये सुबह के अव्वलीन लम्हात का क्या फागीन सरूर जो इनके माबैन रिश्ते के हवाले से बहुत मानी खेज होना चाहिए था, इस वक्त इन दोनों को बेहद डिस्टर्ब कर रहा था। न जज्बात में हलचल थी, न धड़कनें बेतरतीब थीं, न दिलों में उमंग थी, न सांसों में तरंग। एक अजीब लाताल्लुक़ी, एक गुरेज था जो इन दोनों के दिल और दिमाग पर हावी हो रहा था। मिजाब, अहमद की आवाज़ पर वो चौंकी। सारी बात बताने के बावजूद एक हकीकत ऐसी भी है जो मैं चाहने के बावजूद आंटी को नहीं बता सका, लेकिन जिस तरह तुमने इन तमाम हालात का डट कर मुकाबला किया है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को बेहतर अंदाज से समझ सकती हो। इसके कदर तौक़ीफ़ पर मिर्ज़ा को किसी गैर मामूलीपन का एहसास होने लगा। अगरचे ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं हो सकता है, मैं ये बात कबल अज़ वक्त कह रहा हूँ, मगर ऐसा सिर्फ अज़ियत के इस एहसास को कम करने के लिए है जो लम्हा बलम्हा बढ़ता ही जा रहा है। वो बेचैन सा हो रहा था। मिज़ाब, ये वक्त जो हम लोगों ने गुजारा है बहुत तकलीफ़ दे था और मेरे लिए तो इस लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त था कि मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। तुम इस अज़ियत का अंदाज़ा कर सकती हो मिज़ाब, जिसमें मैंने एक तवील अरसा गुजारा, एक बाशऊर इंसान जो वक्त पड़ने पर अपनी तमाम गैर मामूली सलाहियतों को बुरुएकार ला सकता है, इसे मालूम ही ना हो कि वो कौन है, कहाँ से आया है, इसकी शनाख्त क्या है, तो सोचो इसकी शख्सियत इन तमाम हादसात से किस तरह मुतासिर हुई होगी। मैं भी जज्बाती कशमकश का शिकार हो चुका था। इसी दौरान मेरी मुलाकात राबिया से हुई। वो एक बेसहारा लड़की थी जिसे एक मजबूत सहारे की तलाश थी और मैं जज्बाती पनाह का मुतलाशी, सो हम दोनों ने शादी कर ली। अहमद ने मुझे माना अंदाज में एतराफ़ किया। निकाह इंतहाई सादगी से हुआ था और मैं महसूस कर रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझे ये सब करने से रोक रही है, मगर एक लम्हे के लिए तौक़ीफ़ करते हुए इसने मिज़ाब के जज्बात का अंदाज़ा लगाना चाहा और मिज़ाब के लिए तो ये इंकिशाफ इस हद तक गैर मुतवक्का था कि वो बस एक ही ज़ाविये से इस पर नज़र टिकाए बैठी रह गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस खबर पर इसे किस रद्द अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मिज़ाब के इस पथराए पथराए वजूद से नज़र चुरा कर वो उठ खड़ा हुआ। ये सब अनजाने में हुआ मिज़ाब, तुम समझ रही हो ना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मगर ये सब हो गया और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना होगा। इसका अंदरूनी खलफशार और कशमकश इसके चेहरे से आया थी। मैं जानता हूँ 2 किश्तियों का सवार कभी मंजिल पर नहीं पहुँच पाता, लेकिन मैं राबिया को नहीं छोड़ सकता। अहमद की आवाज़ बुर्रा गई थी। वो मुझ पर जान छिड़कती है और मैं भी इसे खुद से जुदा नहीं कर सकता मिज़ाब। हम सब लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। वो एकदम इसके सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गया था और बेइख्तियार और बिला इरादा ही इसके सर्द हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया था। हमारे निकाह का इल्म बहुत कम लोगों को था। अगर मैं कोई खुद गर्जाना फ़ैसला कर भी लूँ तो तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं फ़ैसले का हक़ तुम्हें सौंपता हूँ। वो भीगी आंखों समेत इससे गोया इल्तिजा कर रहा था कोई इस पर और राबिया पर रहम करे। और फिर ना जाने कितने लम्हे बीत गए। अहमद अयाज की धुंधलाई आंखें इस मुजस्मे का तवाफ़ करती रहीं और तब ही शायद किसी फ़ैसले पर पहुंचकर इसके सामित वजूद ने झिरझिरी ली थी और इसके साथ ही इसने धीरे से अपने हाथ वापस खींच लिए थे। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा था अहमद अयाज, 2 किश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके होठों में जुम्बिश हुई थी और अहमद का दिल समात बनकर धड़कने लगा था। यूँ लगता है मेरे और तुम्हारे संजोग का फ़ैसला इंसानों का फ़ैसला था। कातिब तकदीर ने हमारे लिए जो लिखा वो कुछ और था और तकदीर से नाराफ़ ना तुम कर सकते हो ना मैं। सो अहमद रियाज, मैं ख़ुद तुमसे अपनी आज़ादी तलब करती हूँ। वो बहुत ठहरे हुए लहजे में कह रही थी और अहमद हैरत और बेयकीनी के समंदर में गर्क हुआ जा रहा था। हैरान मत हो अहमद, फ़ैसले में इतनी जल्दी इसलिए की है कि अभी वक्त मेरी मुट्ठी में है। अब मैं देर नहीं करना चाहती।
इसके होठों पर आसूदा लेकिन थकन ज़दा मुस्कुराहट तैर रही थी। अहमद ने तशक्कुराना लेकिन खामोश निगाह इसके चेहरे पर डाली और उठ खड़ा हुआ। उजाला फैल रहा है अहमद, तुम जाकर राबे के साथ तैयारी करो, हम सब इकट्ठे घर जाएंगे। इसके कहने पर अहमद के होठों पर बेख्तियार ही जानदार सी मुस्कुराहट उभरी और वह इस बात में सर हिलाकर पैरों ने दरवाजे की तरफ चल दिया था। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की अहमद, ना तुम्हें चाहा है। हाँ, मगर तुम्हें सोचा बहुत है। इसने अहमद की चौड़ी पुश्त पर नज़र जमाकर एक लम्हे के लिए सोचा। अभी जैसे थक कर बिस्तर पर सीधी लेट कर इसने अपनी नज़रें आसमान पर जमा दी, जहाँ रात की स्याही तेजी से दिन के उजाले में तब्दील हो रही थी। इसने कहीं पढ़ा था, कुछ लम्हे बड़े फैसला कुन होते हैं। इस वक्त यह तय होता है कि कौन शख्स किसका सैयारा बनाया जाएगा। इस तरह कोई ख़ास घड़ी बड़ी नतीजा खेज होती है। इस वक्त एक क़ल्ब की सुइयाँ किसी दूसरे क़ल्ब के ताबे कर दी जाती हैं। फिर जो वक्त पहले का रहता है वही वक्त दूसरे क़ल्ब की घड़ी बताती है। जो मौसम, जो रात, जो रुत, जो दिन पहले क़ल्ब में तुलू होता है वही दूसरे के आईने में मुनक्किस होता है। और मुझे लगता है बहुत ऊपर आसमानों में जब मेरी हयात का फ़ैसला रकम किया गया था तो मेरे क़ल्ब को अफ़गान हसन बख्तियार के क़ल्ब के ताबे कर दिया गया था। और जब इसके दिल में मेरी मोहब्बत का मौसम आन ठहरा था तो मेरे दिल इस मौसम का अक्स क्यों ना बनता। चमेली की नरम खुशबू से बोझल हवा इसे धीरे धीरे थपक रही थी। इसकी खमार आलूद पलकें लहजा भर को बंद हुई थीं। जब कोई शबीह ख्वाब के सरसराते पर्दे पर झिलमिलाई, मैंने मोहब्बत की है, बेतहाशा मोहब्बत, इश्क के सरहदों को छूती हुई, अपने जज्बों की अमीर गहराइयों और दिलो जान की तमाम तर सच्चाइयों के साथ चाहा है। जानती हो किसे? और इसकी पलकें पल भर में एक दूसरे से जुदा हो गई थी। चमकती मुस्कुराहट सूरज के अव्वलीन किरणों की तरह इसके चेहरे का अहाता कर गई थी और इसे इस सवाल का जवाब देने में कोई मुश्किल दरपेश न थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती फुटपाथ पर चली जा रही थी। आज स्कूल में इसका आखिरी दिन था। आते हुए इसने अपनी आखिरी तनख्वाह पिपली वाले साईं की कशकोल में डाल दी थी और उनसे के एहसास से चूर होते हुए कहा था, मैं शहर से जा रही हूँ साईं, लौट कर यहीं आना है। साईं का पुरयकीन लहजा इसे हैरान कर गया। साईं को हर बात का इशारा मिल जाता है, बेटी यकीनन तुम्हारा दाना पानी शहर से ख़त्म नहीं हुआ। पास खड़े एक शख्स ने गोया वजाहत की और वो दिल ही दिल में साईं की मुतारिफ होती आगे बढ़ गई। जब कदम आगे जाकर इसे एहसास हुआ कि सिल्वर ग्रे करोला इंतहाई सुस्त रवि के साथ इसके ऐन बराबर चली आ रही है। इसने गर्दन मोड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा जो अपनी नज़रें इस पर गाड़े बैठा था। न जाने क्यों इसका दिल चाहा था इसे तंग करने को। इसे कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर वो नाक की सीध में चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद इसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक गई थी। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनकर इसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। भारी कदमों की आवाज़ दूर से नज़दीक और नज़दीक से नज़दीक तर होती चली गई, यहाँ तक कि शनील के मशहूर कुन महक इसके वजूद के गिर्द घेरा तंग करने लगी। इस तरारी अंदाज में होठ काटते हुए वो मुंतज़िर ही रही कि वह अभी कुछ कहेगा, मगर दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थी। तेज़ हवा से फड़फड़ाते आंचल और चेहरे पर आए बालों को समेटते हुए इसने चिढ़कर इसकी तरफ देखा। कुछ कहते क्यों नहीं? डर लगता है? डर कैसा? इसने हैरत से इसे देखा, जिसके चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी थी और ब्राउन आँखों में चमकते शहद की सी रोशनी नज़र आ रही थी। आपकी खफगी का डर? हर दफ़ा हर बात के जवाब में आपकी डांट डपट के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। पर ये मेरे सीने में धड़कता बेचारा मासूम सा दिल आपकी मज़ीद खफगी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए तो आपको लिफ्ट के ऑफ़र देने के बजाय खुद फुटपाथ पर मार्च करने लगा हूँ। शरारत आमेज़ मासूमियत से वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? कैसी हरकतें? वो कदरे हैरान होकर इसे देखने लगा। दूसरों को नाराज़ और खफा करने वाली। इसने बालों की लट कानों के पीछे उड़सी, इसलिए कि मुझे मनाने वाली हरकतें भी खूब आती हैं। इसका मानी खेज लहजा मिजाज को बुरी तरह सुर्ख कर गया और वह इसके सभी चेहरे पर फैलती हिजाब में आमेज सुर्खी को देखता रह गया था। ऐसे क्या देख रहे हो? निगाहों की तपिश से बौखलाई दे रही थी। आप जानती हैं मिज़ाब? अचानक इसके सामने आ गया तो इसे मजबूरन रुकना पड़ा।
जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा था तो मैं सारी रात सो नहीं पाया था, और मेरे साथ ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। अजीब बेकरारी और बेचैनी मेरी रूह में समा गई थी। मुझे मालूम भी ना हो पाता और मैं कई घंटे आपके तस्वुर में बिता देता। और कितनी अजीब बात है कि इस तमाम अरसे में आपसे दूरी का ख्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में नहीं आया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप किसी और का नसीब भी हो सकती हैं। अहमद अयाज से आपका ताल्लुक़ का इल्म हो जाने के बाद भी मैं बेयकीन ना था। भला ये कैसे मुमकिन है कि वो जो मेरे अंदर रूह बनकर समा चुकी है वो मुझसे दूर चली जाए। और भला ये कैसे हो सकता है कि आप किसी फ़र्द को खुद से बढ़कर चाहें और फिर भी इसे ना पा सकें। और मुझे लगता है मिज़ाब, ये मेरा यकीन था जिसकी बदौलत मैंने आपको पा लिया, वरना बज़ाहिर तो ये मुमकिन ना लग रहा था। करीब से गुजरते किसी मनचले ने देखकर ज़ोर से सीटी बजाई थी। दोनों एक साथ चौंके थे और मिज़ाब बुरी तरह झींप गई। लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। अरे वाह, मैंने आपको अपने बेमिसाल इश्क की दास्तान सुना रहा हूँ और आप लोगों की परवाह कर रही हैं। जानती हैं, अगर कोई वह इस वक्त मुझसे पूछता कि मिज़ाब कौन है तो मैं इसे क्या जवाब देता। इसने कतरे झुक कर इससे पूछा, क्या इसकी सी आंखों में इश्तियाक उभरा। यही कि सूरज की अवलीन किरण मिज़ाब है। वो बारिश का सबसे पहला कतरा है जो मेरे दिल के सहरा पे बरसा है और चारों तरफ फूल ही फूल महका गया है। चाँद की रुपहली किरणें मिज़ाब का दूसरा रूप है। वो सहरा के सीने पर डोलती चांदनी का अक्स है। मिस्टर अरगान, इसे जज्बात की रोह में बहकते देख वो बेवफाई से टोक गई। आपको कब अकल आएगी? क्या हुआ? वह दर्जा हैरान था। आपने ये नहीं सोचा कि मोहब्बत ऐसे खूबसूरत इजहार इस चिलचिलाती धूप में कैसे लगेगा? ओह, आई एम सॉरी। इसे एहसास हुआ कि धूप दरख्तों के पत्तों से छन छन कर बराह रास्त इन पर पड़ रही थी। मैं हूँ ही कम अकल और नादान, हमेशा दुरुस्त बात गलत वक्त पर कह देता हूँ। इसने सर खुजाते हुए बेचारगी से कहा तो बेख्तियार हंस दी। वो चंदा में यूं ही खड़ा इसे देखता रहा और फिर खुद भी इसके साथ ही मुस्कुरा दिया। आइए मादाम, चंद कदम पीछे पलट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसने कदरे झुक कर कहा तो वह हंसती हुई गाड़ी में बैठ गई। चंद लम्हों बाद गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई थी, लेकिन वहाँ रह जाने वाली फ़ज़ा मोहब्बत के बोलों से महकती रही थी।